तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, रिवीजन का सेकंड पार्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का एक पेपर लिया था और उसके बेसिस पे सॉल्व करे थे। क्वेश्चन 6 तक उसमें सॉल्व हो गया था। उसकी नेक्स्ट देखिए आप। तो क्वेश्चन 6 में उसका ये वाला पार्ट हो गया था जिसमें कि उसने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग ये खरीद रखा था किसी वेंडर से और उसके बाद में वेंडर को इन पेमेंट उसने सेटल किया था बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं इसका एक सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें बताया है युवराज वनराज लिमिटेड हैड ₹4,12% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी उसके पास पहले से कुछ डिवेंचर्स पड़े हुए थे 4 लाख रुपीज़ के। ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 इट टुक ए बैंक लोन ऑफ ₹6 लाख फॉर विच द कंपनी गेव सिक्योरिटी ऑफ इट्स लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद 11% डिवेंचर्स ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो भी उसने प्राइमरी सिक्योरिटी दे रखी है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता कि उसने लैंड एंड बिल्डिंग प्राइमरी सिक्योरिटी में उसको दी है अगेंस्ट ए लोन ऑफ ₹6 लाख, है ना। और उसने जो कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर्स इशू किए हैं इसकी एंट्रीज़ वगैरह हमको करनी होती है। तो देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पास जनरल एंट्रीज फॉर लोन एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स also show how the bank loan and debenture will appear in the balance sheet of the company। तो सीधा सा है, जब उसने बैंक से लोन लिया तो बेसिक जनरल एंट्री इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 6 लाख रुपीज़ ये आपने कर दी। इसके बाद जो आप डिवेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, याद होगा आपको, तो जब डिवेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किए जाते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस को हम डेबिट करते हैं और परसेंटेज डिवेंचर्स को क्रेडिट करते हैं। तो दैट इज़ 11% डिवेंचर अकाउंट 7 लाख रुपीज़ ये आपकी जनरल एंट्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, चूँकि वो कहता है कि बैलेंस शीट में सिचुएशन शो करो, तो बैलेंस शीट में डिवेंचर जो आपने इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दैट इज़ अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में आप कैसे दिखाएंगे, 4 लाख के डिवेंचर्स आपके पहले से हैं, दैट इज़ 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹4 लाख दैट वेर इश्यूड बाय द कंपनी अर्लियर। तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया और ये इसको इसके साथ आप मिक्स नहीं कर सकते बिकॉज दीज डिवेंचर्स आर कैरिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 11%। तो ये डिफर करता है। इसको आप कैसे शो करेंगे, 11% डिवेंचर 7 लाख इनर कॉलम में, लेस डिवेंचर सस्पेंस 7 लाख इनर कॉलम में, और इसको बराबर कर देते हैं, इसका आउटर कॉलम में कुछ भी नहीं जाता। इसके अलावा बैंक लोन जो आपने लिया है, ऊपर आपने जनरल एंट्री की थी, आपको उससे क्लियर होना चाहिए कि बैंक लोन को आपने क्रेडिट किया था, तो वो भी आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में 6 लाख रुपीज़ का आपने लिख दिया। इसका दूसरा इम्पैक्ट एसेट्स में क्या पड़ता है वो देखिए आप। एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक आपका 6 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज फॉर दिस अमाउंट लोन हैज़ बीन टेकन। तो ये आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पार्टनर्स हैं XYZ, है ना, और वो किस तरीके से इसको आगे चीज़ें बता रहे हैं वो देखिए। रिटायरमेंट का है, तो XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 स्टूड एज अंडर। इनकी बैलेंस शीट का ये सीन दे रखा है। तो बैलेंस शीट में हमने इसमें कुछ ये पॉइंट्स जो लगा रखे हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं वो आपको देखने हैं। अब नीचे जो एडजस्टमेंट बताता है वो कहता है कि ऑन द अबव डेट, यानी कौन सी डेट, 31 मार्च 2021 को बाई रिटायर्ड इट इज़ एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 90,000। तो आपको कुछ बातें बताएं कि जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जैसे ही उसने यहाँ गुडविल की बात की, गुडविल वैल्यूड एट ₹90,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आप बैलेंस शीट को देखें कि क्या पहले से कुछ गुडविल पड़ी हुई है। तो इफ़ एज द गुडविल सोन इन बैलेंस शीट इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो हमें क्या करना है प्रैक्टिस में, इसको राइट ऑफ कर देना है और इसके बाद फिर हमें 90,000 की जो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तो उसमें हम Y का शेयर निकालेंगे और X और Z जितना गेन कर रहे हैं उस रेशियो में उसके शेयर को हम कंपनसेट कराएंगे उन पार्टनर से। दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिवैल्यूएशन, वहाँ ले जाओगे आप। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 20% ऑन सन्डी डेटर्स, है ना। तो डेटर्स की जो भी ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर इज 70,000, है ना। इसका आप 20% देखेंगे तो 14,000 और 10,000 का पहले से मेंटेन है, यानी दिस प्रोविजन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹4,000। तो ये चीज़ें आप समझते चलिए और आपको सीधे हम सोल्यूशन इसका दिखा देंगे। फिर कहता है आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस पेड
जो भी इंश्योरेंस पे किया गया, कहाँ पे किया गया, ये तो आपने पेमेंट किया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन एक्सपेंस इसको दिखा चुके हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलना चाहिए। तो आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस पेड, प्रीमियम अमाउंटिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 इज टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको प्रीपेड इंश्योरेंस मानना है, यानी हमने जो उसमें टोटल अमाउंट दिखा रखी है उसमें से 1000 प्रीपेड है, तो आप इसको कहाँ ले जाओगे, रिवैल्यूएशन में ले जाओगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमको प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये इसकी जनरल एंट्री बनेगी। फिर देखिए, वाई विल बी पेड 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम। वाई रिटायर हो रहा है और उसकी जो अमाउंट ड्यू होगी उसका 20% आप उसको पेमेंट कर रहे हो और बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन बनता है। यानी इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करोगे, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, गेन निकालोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट देखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे और उनका पेमेंट करके आप बैलेंस शीट बना देंगे। तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका आप देखें, स्टार्टिंग से ये सीन दे रखा है, इनका आप सॉल्व करेंगे, गेनिंग आ जाएगा 3:1। फिर राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन ओल्ड रेशियो, जो 24,000 की गुडविल शो हो रही थी बुक्स में, इसको आप राइट ऑफ कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। फिर वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकलता है, 90,000 गुडविल उसने वैल्यू की है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 90,000 का 2/6 इसका शेयर, इसका 30,000 बनता है और इसका आप उनके गेनिंग रेशियो में उनसे कंपनसेट कराएंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये सारी हमने कुछ थेरी में लिख रखा है, आप इसकी न्यूमेरिकल में देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ईजी है, मशीनरी पे डिप्रिसिएशन था, फर्नीचर पे था, पीएफबीडी आपका 4000 से इंक्रीज़ कर रहा है। एक बात आप लोग इसमें ध्यान रखें, रिवैल्यूएशन एक हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, जो भी हमको प्रॉफिट्स हो रहे हैं राइट साइड, जो भी लॉसेज हो रहे हैं डेबिट साइड, है ना। तो इस एंगल से भी आप चलेंगे तो रिवैल्यूएशन में कभी गलती नहीं करोगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ 1000, तो इसको आपने इस साइड दिखा दिया क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है, एसेट इज़ इंक्रीजिंग। फिर फाइनली लॉस आता है और ये आप ट्रांसफ़र कर देते हो, इट इज़ 17,800। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखिए, इसको हमने 2 पार्ट में किया है जिससे आप इजीली समझ जाएं क्या है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनके ओपनिंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर उसने कुछ नहीं दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स आर 44,000 दैट इज़ सोन इन योर बैलेंस शीट, और इसकी यही मार्केट प्राइस है, तो इस पर हमको कोई भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिड्यूस नहीं करनी है। फिर इसके बाद इनका जो गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ, तो गुडविल एक्स और जेड से उनके गेनिंग रेशियो में आपने 30,000 को बांट दिया और इसका बेनिफिट किसको गया, वाई को। तो वाई इज़ बीइंग क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। इस जगह बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं लिखने में, तो आप ध्यान रखें, वाई को ये मिलना है तो वाई क्रेडिट हुआ, और ये अमाउंट किससे लेनी है, एक्स और जेड से, तो एक्स और जेड डेबिट साइड में इसी अमाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आप आगे आइए, गुडविल जो हमने राइट ऑफ की, तो गुडविल आप राइट ऑफ कर रहे हो, कोई भी एसेट रिड्यूस की जा रही है, इट मीन्स एसेट दैट एसेट इज टू बी क्रेडिटेड, और पार्टनर्स की कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। रिवैल्यूएशन पे लॉसेज हुए डेबिट में, ये आपने शो कर दिया। एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते हैं वो आप राइट हैंड साइड लिखते हो, और वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है वो आप इधर लिखते हैं। तो याद रखने का एक थोड़ा अच्छा तरीका है और आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये आपने इधर कर लिया। फिर इनके बैलेंसेज निकाल लिए, ये थोड़ा इजी करने के लिए है, इनके बैलेंसेज निकाल लिए। बैलेंसेज को फिर आपने राइट साइड ट्रांसफ़र किया। अब वो कह रहा है वाई रिटायर हो रहा है और वाई के जो भी ड्यूज़ थे उसका 20% आप कैश से पे कर रहे हो। तो देखिए वाई के जो टोटल ड्यूज़ आते हैं दैट इज़ 1,83,400, और 1,83,400 का 20% आपने कैश में पे कर दिया और बाकी वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से ये सारा कंप्लीट हो जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसको आप अपनी कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेज के नाम से ट्रांसफ़र उसको कैरी नहीं कर सकते कि बैलेंस सीडी में उसका भी बैलेंस लिख दिया, बिकॉज दोज पर्सन सीजेस टू बी ए पार्टनर, है ना। दैट्स वाई देयर बैलेंसेज आइदर टू बी पेड आर टू बी ट्रांसफर टू देयर रेस्पेक्टिव लोन्स अकाउंट। वो कैपिटल की तरीके बिजनेस में कैरी नहीं हो सकते क्योंकि अब वो पर्सन फर्म में पार्टनर नहीं है, और कैपिटल केवल किसकी कैरी होती है, जो लोग फर्म में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं। तो बाकी की
कैपिटल हो गई और वाई का आपने ये कुछ सेटल किया। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट सिंपल है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंसीडर करते हुए एसेट्स के में जो चेंज हुए हैं उनको देखते हुए बैलेंस शीट आप बना देंगे। तो ये सारी हमने बैलेंस शीट बना दी। कैश में देखो चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। कैश आपकी 44,000 थी, उसमें से जो वाई का पेमेंट 20% हो गया है वो आप माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट आप बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे। डेटर्स से 14,000 माइनस हुआ, बाकी सब सेम है। फर्नीचर में, मशीनरी में और प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपने इस साइड और ऐड कर दिया। इस तरीके से आपकी इतनी बैलेंस शीट का आंसर आता है। लायबिलिटी साइड देखें, बिल्स पेबल, क्रेडिटर एज इट इज़, वाई का लोन ये और आ जाता है बिकॉज यू आर स्टिल लाइबल टू पे वाई, बिकॉज वाई का हमने पूरा अकाउंट सेटल नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल के बैलेंसेस लिख लिए और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का ये सारा पार्ट था। अब आ जाइए क्वेश्चन 7 का ही जो और करके दिया था, इसका एक और ऑप्शन है वो आप देखें। इसके काफ़ी अच्छे जनरल एंट्रीज इसने कराई हैं, वो देखिए। स्नेहल, सुचिता और सिंधु वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। अब सबसे पहले आप अपना दिमाग पे एक बिल्कुल क्लैरिटी रख लीजिए कि ये वो हमको सीन बता रहा है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट की स्टेज पे हैं, यानी आपकी जो प्रीवियस बैलेंस शीट थी उससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दी हैं और उसके बाद यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो कि आपको सेटल करने हैं। तो इसने ये हमको 5 डिफरेंट केसेस दे रखे हैं। फिर कहता है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि फर्म जब डिज़ॉल्व हो रही है तो आप इनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज़ बताइए। तो चलिए हम लोग जनरल एंट्रीज़ देखते हैं। तो जनरल एंट्रीज़ का पहला क्या ट्रांजैक्शन है, सुचिताज लोन टू द फर्म 30,000 वॉज सेटल्ड एट 28,500। अब देखिए ध्यान से आप, सुचिता वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, इफ़ सी हैज़ गिवन लोन टू द फर्म एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आपके अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका, है ना, लोन अकाउंट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट। तो ये तो आप जो भी सुचिता का लोन फर्म को दिया था उसने 30,000, ये कहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा, सुचिता के लोन अकाउंट में, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में, ध्यान रखना। और इसको आप सेटल कर रहे हैं 28,500 से, यानी हमें किसी पार्टनर की ये लोन जो हम फर्म के ऊपर था इसको सेटल करने में 1,500 का बेनिफिट हो रहा है। सो दिस बेनिफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, क्योंकि ये बेनिफिट होता है फर्म को। 30,000 की लायबिलिटी 28,500 में सेटल हुई। तो देखिए जनरल एंट्री क्या पास की गई, सुचिताज लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक 28,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,500। इस तरीके से रियलाइजेशन में आप केवल 1,500 ले जाएंगे। एक और बात थोड़ी ध्यान रखना, जब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं और एसेट्स लायबिलिटीज़ फर्म की इसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो कभी भी आप इंडिविजुअल एसेट और इंडिविजुअल लायबिलिटी का नाम जनरल एंट्रीज करने में नहीं लेंगे। फर्दर रीज़न क्या है कि एसेट्स के डेबिट बैलेंसेज होते हैं और वो जब डेबिट बैलेंसेज आपने रियलाइजेशन में क्रेडिट करते हुए ट्रांसफ़र कर दिए तो एसेट्स तो ख़त्म हो गई, एसेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई, तो उसकी जगह आ गया केवल रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप केवल रियलाइजेशन के थ्रू उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹40,000, लायबिलिटी इक्वल टू 60% ऑफ द रिजर्व व सेटल्ड। तो 40,000 का हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था इसमें से 60,000 तो लायबिलिटी के लिए निकल जाता है, तो बाकी जो बचता है ना, उसको कैसे आप सेटल कर रहे हैं वो चीज़ देखिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 बिकॉज द लायबिलिटी जो भी आप उसका पेमेंट कर रहे हो 24,000, और स्नेहल, सुचिता, सिंधु, इसमें उनका जो भी रिमेनिंग है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर देखिए आपने रियलाइजेशन में इसका 24,000 ट्रांसफ़र किया था, फिर इसका जब पेमेंट किया जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और इस तरीके से इस लायबिलिटी का पेमेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट क्या है,
Sindhu was to receive 5% of the value of asset realized as remuneration for completing the dissolution work and was to bear realization expenses. ध्यान देना, इस जगह बच्चे गलती करते हैं कि सिंधु को जो भी एसेट्स रियलाइज हो रही हैं उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया कि भाई आपको 5% कमीशन उसका मिल जाएगा और जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे वो आप अपना बियर करिए, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेयर 5500 दैट वाज पेड बाय सिंधु और एसेट्स रियलाइज हुई कितने में, 60,000 में। तो आप तो फर्म के अकाउंटेंट हैं ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एसेट्स रियलाइज कितने की हुई, 60,000 की, और सिंधु से हमारा जो फिक्स हुआ था उससे कमीशन हमारा फिक्स हुआ था 5%, तो सीधा सा 60,000 का 5% इट इज़ 3,000, यानी हम सिंधु को 3,000 दे देंगे और उसके बाद चाहे 30,000 के एक्सपेंसेस हों या 300 के एक्सपेंसेस हों, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज दोज एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाई द पार्टनर टू हुम यू आर गिविंग कमीशन। तो इसको देखो कैसे आप करेंगे, वो देखो। अब ये थर्ड केस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिंधु ओनली रिगार्डिंग द कमीशन दैट फॉर दैट सिंधु वाज एंटाइटल्ड। तो ये 3,000 उसके रियलाइजेशन में केवल हमारे ट्रांसफ़र होगा, इसके अलावा हम कोई भी इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि वट एवर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस दैट इज़ 5,500 और इसको सिंधु ने पे कर दिया, तो वो उसकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पे किया है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं इसका फोर्थ, ये फोर्थ है। तो फोर्थ को आप पहले देखें क्या है, द बैलेंस शीट डिस्क्लोज्ड फुटनोट। अब यानी एक फुटनोट में कुछ दे रखा है, यानी बैलेंस शीट के बाहर है, और इट इज़ ए कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर 5,000 रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। बैंक इसने फर्म ने कोई बिल डिस्काउंट कराया होगा, इसके रिगार्डिंग इसकी कंटिजेंट लाइबिलिटी थी 5,000 की। और कंटिजेंट लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि उसने बैंक से जब बिल को डिस्काउंट कराया है ना, तो अगर प्रिंसिपल डेटर जिसने एक्सेप्टेंस दी थी वो फेल करता है तो फर्म की लाइबिलिटी है उसका पेमेंट करने की, है ना। बिल डिस्काउंटिंग के केस में यही होता है। तो जब तक वो उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है तब तक हम उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरीके बुक करते हैं कि पता नहीं प्रिंसिपल डेटर अगर फेल हो जाता है और वो पेमेंट नहीं करता है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी अराइज कर जाएगी। वही कुछ हुआ। तो हमारी फर्म ने जो 5,000 के बिल डिस्काउंट करा रखे थे, इस बिल का जो एक्सेप्टर था वो था मेगा। तो बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम मेगा ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मेगा वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड वाज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, है ना। तो बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म, तो फर्म को ये लायबिलिटी बियर करनी पड़ी। तो इसके लिए सीधी सी जनरल एंट्री आप देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमको ये पे करना पड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ए डेटर कौन है, राजीव, for 16,000 agreed to pay the dissolution expenses which were 15,000 in full settlement of his debt, है ना। एक डेटर था राजीव और जिसने कि ये बताया कि भाई हम डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो हम पे कर देंगे 15,000 के इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, यानी राजीव हमको कुछ नहीं पे कर रहा है और वो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को मीट आउट कर देगा डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो है। तो अपेरेंटली क्या है कि अगर आप इसको डिटेल में देखें तो हम देखते हैं कि राजीव ने फर्म को 15,000 एक तरीके से दिया, क्योंकि फर्म की जो ऑब्लिगेशन था रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो राजीव ने पे किया है ना। तो अगर आप इसको देखें तो फर्म को 15,000 रिसीव हुआ और फर्म ने 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग दे दिए, तो न्यूट्रल हो गया, नील हो गया, उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ। तो स्ट्रेट वे हम कह सकते हैं कि नो जनरल एंट्री इज़ रिक्वायर्ड इन दिस केस, है ना। क्योंकि आप डिटेल अगर देखें तो डिटेल हमने कुछ ऐसे शो किया आपके लिए कि आखिर क्यों ऐसा है। तो एज्यूम दैट डेटर मेक्स पेमेंट ऑफ ₹15,000। तो अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में 15,000 इस साइड आता आपका, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, और फिर अब आप पे करते डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। तो क्या करते हैं आप, नाउ योर फर्म विल मेक पेमेंट, है ना। तो आप इधर लिखते टू बैंक 15,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो देखिए ना, यहाँ क्रेडिट ये डेबिट ये ख़त्म हो गया ना। तो सिंपल नो जनरल एंट्री इज़ रिक्वायर्ड इन दिस केस टू मेक इट्स सेटलमेंट। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और ये है आपका एनपीओ का। इसको देखते हैं इसमें क्या कैसे किया जाएगा। हाँ, ये तो पढ़ें इसको। ये है फ्रॉम द फॉलोइंग
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चार्ली क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये सारी आपकी रिसीट्स हैं, ध्यान देना। इसकी रिसीट्स में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है 1920 का, 2021 का, 21-22 का। आपकी जो करंट ईयर है वो क्या है 2021, यानी करंट ईयर के रिगार्डिंग आपको मिला 1,50,000 और आपको एडवांस मिला है, यानी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का आइटम है। फिर देखिए द सेल ऑफ ओल्ड बुक्स कॉस्टिंग 3,200, हम लोग इसी से पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आपको बता देंगे। इसमें आपने जो ओल्ड बुक्स हैं जिनकी कॉस्ट 3,200 की है और इसको 3,500 में सेल किया, तो यहाँ पे हमको 300 का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर कोई पुरानी एसेट बेचने पे हमको बेनिफिट होता है तो दैट बेनिफिट इज़ ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इसका 300 रुपीज़ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एन इनकम ट्रांसफ़र कर देंगे। रेंट फॉर यूज़ ऑफ हॉल, ये क्लब की रेगुलर इनकम है और आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखाएंगे। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर का वेस्ट है, स्क्रैप है, तो आप ये सीधा सा इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे क्लब वगैरह के यही सब काम होते हैं। वहाँ मान लिया एंटरटेनमेंट के लिए कुछ उन्होंने कोई प्रोग्राम किया, उसमें टिकट्स वगैरह भी ये लोग रखते हैं और उसमें इनको इतने बेनिफिट हुए, इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट सीधा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में चला जाएगा। फिर देखिए ये आता है जनरल एक्सपेंसेस 25,000। तो जनरल एक्सपेंसेस आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, आप वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सैलरी स्टाफ की है, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर्ड। पोस्टेज, हमारे जो भी उसने जो भी लेटर वगैरह इधर पोस्ट किए उससे रिलेटेड ये खर्चा है, ये आपका एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस। बुक्स 13,000 की इसने बुक्स परचेज़ की हैं, इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्लब वगैरह में ये बुक्स जो ली जाती हैं तो इनका काफ़ी लाइफ होती है और उसकी लाइब्रेरी जो मेंटेन करता है, तो वहाँ पे ये एज एन एसेट आपका 13,000 पहुँचेगा। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इसके रिगार्डिंग बुक्स के रिगार्डिंग नहीं दिखाएंगे। हाँ, बुक्स में अगर कुछ डिटोरेशन होता है उसकी वैल्यू का, तो वो पोर्शन आपको, जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स के केस में डेप्रीशिएशन दिखाते हो, वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए न्यूज़पेपर रूटीन एक्सपेंस ऑफ 900 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिटिंग्स, अब ये फिटिंग होती है कि जैसे आप कहीं पे भी देखें ऑर्गेनाइजेशन में, फर्नीचर तो आप देख रहे हैं, टेबल चेयर सोफ़ा सेट्स, ये सब हमारा फर्नीचर हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो भी हमारी एसेट होती है, वो भी इंड्योरिंग नेचर की होती है, तो उसको आप फिटिंग्स को एसेट्स में कंसीडर करते हैं, तो इसका भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आना है। ओनली डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट विल बी सोन, है ना। फिर आ जाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज़ 20,600। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या है, इट इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर कैश बुक, सो इट इज़ सोन इन बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। अब इसके आप थोड़े से एडजस्टमेंट्स देख लें क्या है। क्लब के 500 मेंबर्स हैं और ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 400 पर ईयर। तो सीधा सा इसमें हो गया, अगर एनुअल इसकी इनकम की बात की जाए रिगार्डिंग दिस, तो 500 इंटू 400 ये आपका आता है 20, 1, 2, 3, 4, ये आता है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्रू होगा दिस ईयर का, है ना। फिर देखें, अब इसने बताया है कि 1 अप्रैल को द क्लब ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग, 2,50,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी। ओपनिंग डेट ध्यान रखिए, तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जाएगा। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में, एसेट्स में। बुक्स ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स, है ना। तो ये हम क्यों इसको लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें कैपिटल फंड निकालना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाती है और उस डेट पे हमारी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ रिटन इन ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर इन द नेम ऑफ कैपिटल फंड। तो ये सारा सीन है इसका। और देखिए आप, ये तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की बात हो गई, इसको देखेंगे। लास्ट ईयर द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू रुपीज़ 45,000। लास्ट ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी था, हाँ लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमको मिलना बाकी था 45,000। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको आप एसेट्स में दिखाएंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आप इसके लिए एंटाइटल्ड थे। दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर दिस ईयर वाज 30,000। तो लास्ट ईयर जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये हमारी यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें 45,000 तो आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन एंड 30,000 इज़ अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड इन एडवांस। और कैपिटल फंड इसने हमको दे रखा है 3,86,000। तो इवन अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट ना भी बनाएं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि कैपिटल फंड हमको बिगिनिंग का दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन हमने इसमें सारा कुछ प्रेजेंट किया है जिससे आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। तो क्वेश्चन का ये पोर्शन था। अब आप देखें, हाँ यहाँ पे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है और इसने जो हमको कैपिटल फंड बताया 3,86,000, इट इज़ मैच्ड। 3,86,000 हमने कैपिटल फंड लिखा और अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन जो हमको एडवांस में मिला था वो हमारी लायबिलिटी वो लिखा, तो इसका टोटल आ जाता है 4,16,000। और इधर हमारी एसेट्स का क्या सीन था वो देखिए, कैश आपके पास 25,000। ये कैश आप कहाँ से लेते हैं? ये कैश हम लोग लेते हैं हमारी जो रिसीट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस 25,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000, फर्नीचर 80,000, बुक्स 16,000 और अक्रूड सब्सक्रिप्शन 45,000। इस तरीके से हमारी ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल हो जाती हैं। अब आ जाएं, अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखें। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले हम लोग इनकम साइड चलते हैं। देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन 1,50,000 और ये हमने कैसे लिया सब्सक्रिप्शन, आप क्वेश्चन देखो। हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिला 1,50,000 और करंट ईयर का एडवांस हमको लास्ट ईयर कितना मिला था उसको कंसीडर करेंगे और करंट ईयर फिर हमारा एक्रू कितना रहता है उसको देखेंगे। तो 1,50,000 तो हमको करंट ईयर के रिगार्डिंग मिला है, तो सीधे सीधे हमने 1,50,000 की फिगर उठा ली। तो देखिए 1,50,000 की फिगर आपने उठा ली। रिसीव्ड इन एडवांस ये कब का है? अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखो तो आपका पड़ा हुआ है अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन दैट वाज रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। तो यानी करंट ईयर का हमको 30,000 लास्ट ईयर मिल गया था, तो इनकम तो करंट ईयर की है ना, तो आप इसमें इसको ऐड कर देंगे कि यानी हमको करंट ईयर का 1,50,000 और 30,000 ये दोनों अमाउंट मिल चुकी हैं। और आपको चाहिए कितना करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, एक्रू कितना होता है आपके 500 मेंबर्स ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 400 पर ईयर, तो टोटल अमाउंट हमारी बनती है 2 लाख, जो हम लोगों की स्टार्टिंग में बात हुई थी। तो आउट ऑफ दिस 2 लाख रुपीज़ 1,80,000 हैड ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, तो अक्रूड फॉर द करंट ईयर इज ओनली 20,000, ठीक है। अब आप आगे देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बुक्स ये हम लोगों की बात हुई थी 300, ये यहाँ आ गया। रेंट ऑफ हॉल, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, फिर प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। और इस साइड आप देखें एक्सपेंसेस साइड, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, न्यूज़पेपर, है ना, डेप्रीशिएशन जो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर का डेप्रीशिएशन हुआ, ये आपने वो जो हमारे बैलेंसेस थे इस पे निकाला। और फिर हमारा सरप्लस आता है 12,500। अब इस 12,400 के सब्सक्रिप्शन को आगे हम लोग कैपिटल फंड में ले जाएंगे। तो दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इसको आप ध्यान से देख लें। कैश हमारा 20,600 जो हमारी इनकम रिसीट पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस है। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जितना दिया है उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस, बैलेंस शीट का बैलेंस और डेप्रीशिएशन माइनस। बुक्स का केस देखो ध्यान से। बुक्स आपके पास स्टार्टिंग में थी 16,000 की, ड्यूरिंग द ईयर आपने 13,000 की परचेज़ की। तो ये हमको कहाँ से पता चलता है परचेज़ हमको मालूम पड़ता है हमारे रिसीट पेमेंट से कि आपने बुक्स के लिए 13,000 का पेमेंट किया, यानी आपने इतने की बुक्स परचेज़ की। तो 16,000 की हमारे पास पहले से थी, 13,000 की हमने परचेज़ की और हमने कुछ बुक्स जो हमारी यूज़ की नहीं थी वो 3,200 की हमने सेल कर दी। ये आप देखिए टू सेल ये पड़ा हुआ है ना, ओल्ड बुक्स हमने जो 3,200 की सेल की। तो हमने इन दोनों को टोटल किया, 3,200 माइनस किया और हमारा 25,800 की बुक्स का बैलेंस आ जाता है। फिटिंग्स 80,000 की, फिटिंग्स पे कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं करी है। अब अक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन में आपने देखा कि हमारा लास्ट ईयर का इसने ओपनिंग बैलेंस कितना बताया था, लास्ट ईयर इसने ओपनिंग बैलेंस हमको बताया था कि 45,000 इसको लास्ट ईयर का बाकी है। 4th पॉइंट, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹45,000। तो भाई लास्ट ईयर का ये 45,000 हमारा ड्यू था, इसने करंट ईयर में इसमें से हमको कितना दे दिया, इसने हमको 30,000 दे दिया। तो भाई लास्ट ईयर का केवल 15,000 ही तो लेना बाकी रहा ना आपका, तो वो 15,000 और करंट ईयर का अभी आपने ऊपर देखा है ना कि करंट ईयर का आपका कितना सब्सक्रिप्शन आपने अभी जो निकाला था 20,000। तो लास्ट ईयर का हमारा 15,000 रिमेनिंग है और करंट ईयर का 20,000 रिमेनिंग है, दोनों ही एक्रूड हैं, तो आपने इसको बैलेंस शीट एसेट्स में शो कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए लायबिलिटी साइड, अनअक्रूड या एडवांस आपका 80,000। ये फिगर कहाँ से आती है, ये आती है हमारे रिसीट पेमेंट में। आप देखें हमको करंट ईयर में 21-22 का कितना मिला है 80,000, तो इट इज़ अ लायबिलिटी। तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटीज़ में शो करोगे, हमने इसको लायबिलिटीज़ में शो कर दिया। कैपिटल फंड आपका 3,86,000, सरप्लस हमको जो हुआ 12,400। तो इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट आ जाती है। तो इसको आप ये आपके क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर देखिए
अगर कोई छोटा क्वेश्चन होता है तो अभी हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग इसको थर्ड पार्ट में ले जाते हैं। छोटा ही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से देखो, है ना। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि युवराज लिमिटेड, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, इज इन नीड ऑफ फाइनेंस टू डेवलप ए वैक्सीन सुटेबल फॉर ओमिक्रॉन वायरस and such similar virus in future. For this, the company decided to issue 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at 6% प्रीमियम। अब ध्यान देना आपको कि ये कंपनी फंड अरेंज कर रही है और इसने 10,000 डिवेंचर इशू करने को डिसाइड किया। डिवेंचर का रेट है 12% डिवेंचर, है ना, और ये डिवेंचर इसने इशू किए 6% प्रीमियम पे, यानी इशू प्राइस जो भी है उसमें 6 रुपीज़ प्लस हो जाएगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। These debentures are to be redeemed after 5 years at 9% प्रीमियम। तो ध्यान देना, दोनों प्रीमियम अलग अलग हैं। एक प्रीमियम आपके लिए बेनिफिट है, एक दूसरा प्रीमियम आपके लिए लॉस है। जो प्रीमियम आप इशू पे मिल रहा है दैट इज़ एन इनकम, है ना, इनकम का टाइप हो गया, और जो आप रिडेम्पशन पे करने जा रहे हो दैट विल बी ए लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज़ 9%। अब देखिए आगे, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 3 टाइम्स। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान से समझिए सेंटेंस को। The issue was oversubscribed by 3 times more। 3 times more, केवल 3 times लिखता तो अलग बात थी, है ना, तो आप करते 10,000 इंटू 3 यानी 30,000 की एप्लीकेशंस आई, लेकिन वो कहता है 3 times more मीन्स 30,000 प्लस, यानी एप्लीकेशंस आई उसके पास 40,000 की। ये आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है। तो 3 times more than the debentures offered by the company, and the company decided to allot the debentures proportionately among all the applicants। और कंपनी ने कहा कि भाई हम all the applicants जो भी हैं हमारे, उन सभी को हम proportionately allot करेंगे। एक बात आप ध्यान रखना, जब डिवेंचर्स का पूरा पैसा कंपनी एप्लीकेशन के साथ ले रही है तो आपका जो रिफ़ंड करोगे वो 30,000 का पूरा आप रिफ़ंड करेंगे, है ना। 100 + 6 यानी 106 इंटू 30,000, इतना आपका पूरा रिफ़ंड जाएगा। यहाँ कोई अलॉटमेंट में फर्दर अमाउंट एडजस्ट होने नहीं जा रही है। रीज़न, टोटल अमाउंट इज़ कॉल्ड विद एप्लीकेशन मनी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, कुछ चीज़ें इसकी 1-2। अब देखिए, इससे वो कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको ये सब के आंसर्स देने हैं, तो देखिए उसका एक आंसर। तो पहला इसने पूछा है कि हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय द कंपनी, या देखिए इसमें कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी आर 40,000, है ना। इसने 40,000 की एप्लीकेशंस रिसीव की, ये आता है आपका, क्योंकि वो कहता है कि 10,000 जो भी उसने इशू किया और उसका एप्लीकेशन जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 3 times मोर। तो 3 times मोर इज़ 10,000 इंटू 3, तो टोटल आपकी एप्लीकेशंस आई उसके लिए 40,000 की। फिर एज यू विल रिडीम, फिर क्वेश्चन देखें आप, फिर आप इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन हमारा सेकंड देखिए, वो कहता है कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, है ना, कितनी लॉस हुई हमारी। तो लॉस तो हमारी 10,000 डिवेंचर्स के रिगार्डिंग होगी। तो देखें इसको आप, एज यू विल रिडीम 10,000 डिवेंचर्स इन फ्यूचर, सो लॉस 10,000 इंटू 9, ये हमारा बनता है, क्योंकि आप रिडीम कर रहे हो एट रेट ऑफ 9% प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका कितना हो जाता है 10,000 इंटू 9, तो ये हमको हमारी लॉस हो गई। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द डिवेंचर होल्डर्स इफ एनी। हाँ, तो बिल्कुल हमको अमाउंट क्या रिफंड करनी है डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो आप देखिए, यू कैन सी दैट ऑल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन एंड द कंपनी रिसीव्स 30,000 डिवेंचर मनी एज एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना। 30,000 का हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, तो 30,000 इंटू 106 यानी आप वापस करेंगे उसको 31,80,000। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। तो फोर्थ के केस में क्वेश्चन क्या करता है कि व्हाट एंट्री विल बी पास टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स की आप क्या एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लॉस हुआ कितने का हुआ, हमारा लॉस हुआ 90,000 का, 10,000 इंटू 9, है ना। इसकी एंट्री आप देखिए कैसे पास करोगे, कि इसमें एक और प्रोविज़न है, आप ध्यान करें कि हमारी बेसिक एंट्री तो आपने पास कर दी, जहाँ पे हमने लॉसेस को डेबिट किया, है ना, कि जो हमारी बेसिक एंट्री पास हुई उसमें आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, फिर आप करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट, फिर टू जितना परसेंटेज डिवेंचर का है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ऐसा कुछ आप लोगों ने सीखा है।
तो जब डिवेंचर्स पे हमारा लॉस हुआ तो हम क्या एंट्री उसकी पास करने जा रहे हैं, वो एंट्री हमको दे रखी है और 90,000 की अमाउंट है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं इसमें। वो ऑप्शन ये देता है कि इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा अमाउंट इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अमाउंट इज़ टू बी यूज्ड अगेंस्ट लॉस ऑन इशूड डिवेंचर। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बाद हम लोग देखते हैं कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व भी अगर पूरा हमने यूटिलाइज़ कर लिया तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसको समझ सकते हो। हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी हमको जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई थी, 6 रुपीज़ आपको रिसीव हुई थी एट द टाइम ऑफ इशू, सो दैट इज़ 60,000। तो सबसे पहले हमने उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट 30,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 90,000। इस तरीके से आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वो आपने पूरी राइट ऑफ कर दी है ना, और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आ जाइए, वो कहता है उसका अकाउंट बनाइए, तो आपने अकाउंट बनाया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ये डेबिट हो गया टू सन्ड्रीज, क्योंकि बहुत सारे हमारे कंपाउंड एंट्री में अकाउंट हैं, तो 90,000 इधर। और इसको हम जैसे राइट ऑफ किया हुआ है वैसे आप दिखाएंगे। SPR 60,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 30,000। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये आपका पार्ट ए पूरा बन जाता है। और इसको हम पार्ट 2 करके इसको अपलोड कर देते हैं। फिर इसके बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट जो पार्ट बी है इसको सॉल्व करके आपको भेज देते हैं। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, अपनी खूब प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक, ओके।